हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लोदी वंश की स्थापना के बारे में बताएंगे। हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के विभिन्न राजवंशों की स्थापना के क्रम में सैयद वंश के बारे में आपको बताया जा चुका है और सैयद वंश के पतन के बाद लोदी वंश की स्थापना होती है। तो हम देखते हैं कि लोदी वंश जो होता है ये अफगान थे। इससे पहले सैयद जो थे वो अफगान नहीं थे, ना वो तुर्क थे। उससे पहले जो राजवंश थे वो तुर्क थे। तो हम देखते हैं लोदी अफगान थे। अब ये अफगान थे तो भारत में अफगानों का किस तरीके से शक्ति का संचय होता है इसके बारे में हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन जो महमूद शाह होता है गुलाम वंश में, उसके समय में हम देखते हैं कि अफगान धीरे धीरे शक्ति को प्राप्त करने की शुरुआत करते हैं और बलबन के समय में मंगोलों के आक्रमण से रक्षा के लिए अफगानों की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है और इस तरीके से धीरे धीरे अफगान अपनी भारत में शक्ति को बढ़ाते जाते हैं। फिर हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इनकी शक्ति में और अधिक वृद्धि होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक के समय में विभिन्न राज्यों के इक्तों के इक्तेदार ये बन जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जब सैयद वंश होता है तो सैयद वंश के समय में अफगान और अधिक शक्तिशाली होते हैं। सैयद वंश के पतन के समय हम देखते हैं कि ये लोदी वंश के बहलोल लोदी की काफी निर्णायक भूमिका रहती है और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के समय में ही बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की स्थापना की जाती है। तो हम देखते हैं इनके बारे में बताते हैं ये लोदी कौन थे, क्या थे। तो हम देखते हैं कि गिलजई कबीला अफगान कबीला था, उसकी साहू खेल शाखा से संबंधित थे। ये साहू खेल शाखा से लोदी संबंधित थे। हम देखते हैं बहराम नामक एक व्यक्ति था जो बहलोल लोदी का दादा या ग्रैंडफादर था। ये मूल रूप से एक व्यापारी था और हम देखते हैं मुल्तान में ये स्थापित हो गया था। मुल्तान में फिरोज तुगलक के समय में ये स्थापित हो जाता है और मुल्तान के गवर्नर के यहाँ सरकारी सेवा प्राप्त कर लेता है। इसके 5 पुत्र होते हैं। उन 5 पुत्रों को विभिन्न पद प्राप्त होते हैं। इस बात का बहुत महत्व नहीं है। जिनका बहलोल लोदी से संबंध है उनके बारे में बताना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके पिता का नाम मलिक काला था और इसके एक चाचा थे जिनका नाम मलिक सुल्तान शाह था। तो बहलोल लोदी का संबंध प्रमुख रूप से इन 2 लोगों से है। तो मलिक काला को हम देखते हैं कि जसरत खोखर को उसने एक युद्ध में पराजित किया था और पराजित करने के बाद फिर क्या होता है, वो उत्तर पश्चिम भारत में एक छोटा सा राज्य अपना स्थापित कर लेता है और वहीं दौराला में ही हम देखते हैं कि बहलोल का जन्म होता है। और इसके जो फिर होता क्या है कि अफगानों से ही अपने शत्रुओं से युद्ध करते हुए अंततः मलिक काला मारा जाता है और इसके चाचा मलिक सुल्तान शाह द्वारा ही इसका पालन पोषण किया जाता है। मलिक सुल्तान शाह जो था वो मुल्तान के जो गवर्नर खिज्र खां थे, खिज्र खां की सेवा में रह चुका था और हम देखते हैं कि मल्लू इकबाल से जिस प्रकार से उसका युद्ध होता है खिज्र खां का, उस मल्लू इकबाल से युद्ध में ये खिज्र खां का साथ देते हैं और मल्लू इकबाल की हत्या कर देते हैं मलिक सुल्तान शाह। मल्लू इकबाल की हत्या के बाद फिर क्या होता है, इन्हें खिज्र खां के द्वारा इस्लाम खां या इस्माइल खां की उपाधि प्रदान की जाती है और सरिंद की सूबेदारी प्रदान कर दी जाती है। बाद में हम देखते हैं कि इसने क्या किया है, मलिक सुल्तान शाह ने या इस्लाम खान ने बल्लू का या बहलोल लोदी का पालन पोषण किया है और अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ में कर देता है। 12,000 की सेना का सेनापति भी बना देता है और अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर देता है। अपना उत्तराधिकारी जब मनोनीत कर देता है तो इस्लाम
खां मंगोल युद्ध में जब मारा जाता है तो बहलोल लोदी क्या होता है, उसके स्थान पर उसका उत्तराधिकारी हो जाता है और उत्तराधिकारी बनने के बाद दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान तक अपना विस्तार करता है अपनी शक्ति से और अपनी योग्यता के द्वारा। इस तरीके से फिर हम देखते हैं कि सैयद सुल्तान के द्वारा भी, सैयद सुल्तान कौन है, मोहम्मद शाह को भी के द्वारा भी इसे मान्यता प्रदान कर दी जाती है, इसके राज्य विस्तार को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। फिर हम देखते हैं ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दिल्ली असुरक्षित होती है। दिल्ली का सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह भी दिल्ली की सुरक्षा के लिए अंततः बहलोल लोदी पर निर्भर हो जाता है। बहलोल लोदी पर निर्भर हो जाता है। हम देखते हैं पिछले वीडियोज में आपको बताया है कि किस तरीके से मालवा के शासक महमूद खलजी ने जब आक्रमण किया है दिल्ली पर, तो उसे पराजित करने के बाद ये दिल्ली को सुरक्षित करता है बहलोल लोदी, और अंततः उसके द्वारा इसे खान खाना की उपाधि प्रदान की जाती है मोहम्मद शाह के द्वारा और पुत्र कहकर संबोधित किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन आलम शाह जब दिल्ली का अंतिम सुल्तान बनता है, उस अंतिम सुल्तान के समय में जब वो बदायूं पलायन कर जाता है तो अपनी व्यवस्था स्थापित करने हेतु तो दिल्ली में व्यवस्था स्थापित करने के अंतर्गत ही ये दिल्ली के वजीर हमीद खां की हत्या करता है और उसके बाद दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करके सुल्तान बनता है। तो इस तरीके से बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर स्थापित होता है। हम देखते हैं कि लोदी वंश ने भारत में दिल्ली सल्तनत में लगभग 75 वर्ष शासन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुगलक और तुगलक के बाद ममलूक वंश, अगर समय कार्यकाल देखा जाए तो तुगलक के बाद ममलूक वंश और ममलूक वंश के बाद फिर लोदी वंश का क्रम आता है। तो सबसे कम शासन करने वाले वो हैं जो खिलजी हैं। खिलजी से थोड़ा अधिक सैयद ने किया है, इन्होंने सैयद से बहुत अधिक 75 वर्ष शासन किया है। इसमें भी हम देखते हैं कि 3 सुल्तान होते हैं। 3 सुल्तानों में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक होता है और सिकंदर लोदी इसके बाद गद्दी पर बैठता है और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी होता है जिसकी बाबर से युद्ध के बाद हत्या हो जाती है, मारा जाता है। हम देखते हैं बहलोल लोदी ने लोदी वंश में सर्वाधिक समय तक शासन किया है, लगभग 38-39 वर्ष शासन किया है बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी कौन था? बहलोल लोदी ये लोदी वंश का संस्थापक था और इसका जो सिंहासनारूढ़ होता है 19 अप्रैल 1451 को होता है। फरिश्ता ये लिखता है कि बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली में वो आमंत्रित करता है दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए। उससे पहले दिल्ली में उसका सिंहासनारोहण हुआ है और उसके बाद जब वो पत्र का जवाब दे देता है, उसने जब अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखा कि आप दिल्ली की गद्दी आकर स्वीकार करें और दिल्ली में स्थापित हों, खुतबे में मैं आपके नाम को कैसे छोड़ सकता हूं, तो उस समय अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा यह कहा जाता है चूंकि मेरे पिता ने आपको पुत्र कहकर संबोधित किया था, इसलिए आप मेरे ज्येष्ठ, इसलिए आप ही दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो। मैं दिल्ली का तख्त, दिल्ली की गद्दी आपको सौंपता हूं। तो इस तरह से दूसरी बार फिर से ये अपना सिंहासनारोहण करता है फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता के अनुसार इसने 2 बार अपना सिंहासनारोहण किया है। दिल्ली में हमीद खां को ये मार देता है, उसके बाद दिल्ली में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। और हम देखते हैं सिंहासनारोहण होने के बाद ये गाजी की उपाधि धारण करता है। देखिए एक कहानी तो पूरी संपूर्ण लोदी वंश के बारे में बताना आवश्यक है, लेकिन मैं साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें याद रखना आपके लिए आवश्यक है। और बाकी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो एक कहानी के रूप में आपके दिमाग में फीड हो सकती हैं, जिससे आपको इतिहास को समझने में और लोदी वंश को समझने में, लोदी वंश के इतिहास को समझने में एक आसानी हो सकती है, सरलता हो सकती है। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं साथ साथ बताता चलूंगा। तो मैं देखता हूं कि बहलोल लोदी कौन है? लोदी वंश का संस्थापक है, गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो मैंने आपको बताया था कि सैयद वंश के अंतिम समय में क्या होता है, संपूर्ण दोआब
एक प्रकार से स्वतंत्र हो जाता है। दिल्ली के नजदीक क्षेत्र भी, यहां तक कि अंतिम समय माना जाता है कि दिल्ली की दीवारों तक दिल्ली का राज्य सीमित रह जाता है। तो हम देखते हैं जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो जो सैयदों से इसे विरासत में प्राप्त हुआ था वो राज्य कुछ भी नहीं था। तो हम देखते हैं कि इसने जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो दिल्ली के नजदीकी क्षेत्रों में, जिनमें मेवात क्षेत्र भी शामिल था, मुरादाबाद संभल का क्षेत्र, कोयल जिसे कहते हैं, कोल भी कहते हैं, अलीगढ़, पटियाली जो आज कासगंज में स्थापित है, कंपिल, इसके अलावा हम देखते हैं रपरी जो फिरोजाबाद में है, और इसके अलावा मैनपुरी, भोगांव, सकीट, इटावा, इस संपूर्ण क्षेत्र पर इसने अपने विजय अभियान चलाए हैं और विजय अभियान चला के इस संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधीन स्थापित किया है। इसमें भी हम देखते हैं कि कंपिल, पटियाली, भोगांव, मैनपुरी के जो राजा प्रताप सिंह हैं ये इसके सबसे महत्वपूर्ण सामंत के रूप में उल्लेखित किए जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार की है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसने अपना जो विजय अभियान संपूर्ण इस प्रकार से पश्चिमी दोआब में सीमित रखा है और संपूर्ण पश्चिमी दोआब को इसने जीत लिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण सफलता है वो जौनपुर के विरुद्ध है। जौनपुर के विरुद्ध कैसी सफलता है, हम देखते हैं जौनपुर का जो सुल्तान था महमूद शाह, वो अंतिम सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था और इस कारण दिल्ली की गद्दी पर वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता था, दिल्ली की गद्दी का अपने को उत्तराधिकारी मानता था। इसलिए हम कह सकते हैं बहलोल लोदी का सबसे कठिन प्रतिद्वंदी यही था महमूद शाह। तो महमूद शाह क्या करता है, महमूद शाह से लगातार युद्ध चलते हैं, उन युद्धों में महमूद शाह पराजित होता है और पराजित करने के बाद भी ये उसे छोड़ देता है बहलोल लोदी। बाद में हम देते हैं महमूद शाह का पुत्र मोहम्मद शाह शासक बनता है। मोहम्मद शाह से भी तमाम युद्ध चलते हैं और मोहम्मद शाह से भी विजय में बहलोल लोदी जीतता है, विजय हासिल करता है, लेकिन उसके बाद भी ये जौनपुर का विलय नहीं करता है। मोहम्मद शाह के बाद हुसैन शाह के समय में भी अनेक युद्ध हुए हैं और हुसैन शाह सरकी को ये युद्ध में पराजित करके फिर ये 1484 में जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लेता है। तमाम किताबें ये लिखती हैं कि हुसैन शाह के पुत्र बारबक शाह को इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठाला, जौनपुर की गद्दी पर बैठाला है और जौनपुर का विलय नहीं किया है। जबकि कुछ किताबें लिखती हैं कि बारबक शाह इसी बहलोल लोदी का ही पुत्र था जिसे इसने हुसैन शाह के पलायन करने के बाद जौनपुर की गद्दी पर स्थापित किया है और जौनपुर का विलय कर लिया है। तो हम कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से यही सत्य है कि जौनपुर का विलय 1484 में हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के बाद कर लिया जाता है और हुसैन शाह सरकी बिहार की ओर पलायन कर जाता है। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। फिर हम देखते हैं क्या होता है इसका जो अंतिम अभियान है। एक बात और है कि जौनपुर विजय अभियान के दौरान या जौनपुर पर विजय प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न युद्ध किए गए, उन युद्धों की विजय हासिल करने से ही आतंकित होकर तमाम राज्य, छोटे छोटे राज्य इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। चाहे वो मेवात जैसे क्षेत्र हों, चाहे और चंद्रवार जैसे क्षेत्र हों, ये सारे तमाम क्षेत्र होते हैं जो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, कालपी इटावा के क्षेत्र हों। फिर हम देखते हैं कि इसका अंतिम विजय अभियान जो होता है वो ग्वालियर के विरुद्ध होता है। ग्वालियर में अंतिम विजय अभियान ये चलाता है और ग्वालियर का जो तोमर शासक होता है वो 80 लाख टन का राजस्व प्रदान करने पर सहमत होता है, प्रदान करने को विवश होता है। हम देखते हैं जब ग्वालियर विजय अभियान के बाद फिर ये रास्ते में धौलपुर की ओर आता है। ग्वालियर से वापस आने का रास्ता धौलपुर हो गया था, तो धौलपुर का जो शासक था वो ग्वालियर के अधीन था, तो ये धौलपुर पर भी अपनी विजय स्थापित करता है और वहां से 100 मन स्वर्ण, 100 मन सोना लूट में या जीत में प्राप्त करता है। और धौलपुर, उसके बाद क्या होता है, इसे धौलपुर से निकलने के बाद इसे रास्ते में लू का प्रकोप होता है। लू लग जाने से 12 जून
1489 को इसकी मृत्यु हो जाती है। जहां तक इसकी नीतियों का सवाल है तो इसे बहुत कट्टर मुसलमान शासक नहीं माना जाता, एक इसे उदार मुसलमान शासक माना जाता है। इसके जो अधीन राजा थे उनमें तमाम हिंदू राजा थे, उनमें मैंने बताया कि उनमें भी राय प्रताप सिंह जो भोगा और मैनपुरी के राजा थे उनका प्रमुख रूप से नाम उल्लिखित है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो उपलब्धियां हैं, बहलोली सिक्का इसके द्वारा चलाया गया, ये चांदी का सिक्का है और 1/4 टंका के बराबर था। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहलोली सिक्का सिकंदर लोदी के बाद भी हम देखते हैं अकबर के समय तक भारत में प्रचलन में रहा है। तो ये इसकी प्रमुख उपलब्धि सांस्कृतिक रूप से मानी जाती है। तो इसके जो ऐतिहासिक फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बात और है, इसने जो दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया, तो हम देखते हैं दिल्ली में जो शासन इसने स्थापित किया है अफगान राजतंत्र के बजाय एक सामंतवादी जनजातीय कुलीन तंत्र इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने अफगान सरदारों के साथ में सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये कालीन पर बैठता था और जो अफगान सरदार होते थे वो भी इसके समक्ष बैठते थे और जब तक वो बैठ नहीं जाते थे तब तक ये भी खड़ा रहता था। तो इस तरीके से इसने एक अफगान सामंतवादी जनजातीय कुलीन तंत्र की स्थापना की है और ये अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर संबोधित करता था। मसनद ए आली, आली कहकर इसने संबोधित किया है। तो हम देखते हैं कि इसने शासन में किस तरीके से किया है और इसने अफगान शक्ति को बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहित किया है। तमाम अफगानों को भारत में विभिन्न इक्ते प्रदान किए जाते हैं, विभिन्न नौकरियां प्रदान की जाती हैं, विभिन्न पद प्रदान किए जाते हैं। इसने अपनी मृत्यु से पूर्व अफगान परंपरा के हिसाब से ही अपने राज्य का विभाजन कर दिया था, अपने अधीनस्थ सरदारों में, अपने पुत्रों में, लेकिन अपना उत्तराधिकारी इसने सिकंदर को घोषित किया था, जिसे दोआब, दिल्ली और पंजाब तक का संपूर्ण क्षेत्र प्रदान किया था। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लोदी वंश का संस्थापक था, लोदी अफगान थे, ये अफगानों में भी साहूखेल शाखा के थे। मैंने बताया गिलजई कबीला की साहूखेल शाखा, गाजी की इसने उपाधि धारण करी। इसकी महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य का विलय है और इसकी अंतिम विजय अभियान ग्वालियर है। इसके द्वारा बहलोली सिक्का चलाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में होते हैं। और लोदी वंश का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान है, जिसने 39 वर्ष तक शासन किया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको होगा वो सिकंदर लोदी की दिल्ली में सुल्तान पद की प्राप्ति, उसके बाद उसके विजय अभियान, उसकी प्रमुख उपलब्धियां, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंप्यूटर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।